साथियों नमस्कार। साथियों, लगातार उत्तराखंड में कुछ महिलाओं को जो तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया जाता है, उसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं वो सामाजिक क्षेत्र में या अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करती हैं जिसके लिए उनका चयन किया जाता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उसका चयन होता है। आज अगर पौड़ी की बात करें तो पौड़ी से एक बेटी है प्रियंका थपलियाल, उसको उसका चयन हुआ है और उसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई। प्रियंका, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। प्रियंका, इस समय आपका चयन हुआ है, इससे पहले भी कभी आपने क्या तीलू रौतेली के लिए प्रयास किया था? जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आज देख रहे हैं और हिमालय प्लस का। हाँ, मैंने इससे पहले सिर्फ 2025 में नहीं किया था, पर लेकिन 2023 और 2024 दोनों साल मैंने अपनी फ़ाइल ऑनलाइन अप्लाई किया था और अपनी फ़ाइल भी लगाई थी। तो ये तीसरी बार है जब हमने अप्लाई किया था और बीच में 1 साल छोड़ के, मतलब 4 सालों में हमने 3 बार अप्लाई किया है। तो ये 3 बार का है। प्रियंका, जिस ढंग से हम बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को चयनित किया जाता है, बहुत सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं जो भी हैं, कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उनको चयन किया जाता है। क्या लगता है आपको, जो तीलू रौतेली पुरस्कार से जब सम्मानित किया जाता है तो कितनी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं? तिलू रौतेली जी जो हैं वो बहुत छोटा नाम नहीं है, वो इतना बड़ा नाम है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पुरस्कार ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी और जो भार मेरे कंधों पे आ रहा है, इसको मेंटेन करना, इसको आगे कैसे लेके चलना है। और मैं अभी देख ही रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ग्रामीण में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पलायन नहीं कर रहे, तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उन तक भी ये सूचना पहुंचाएं, क्योंकि तिलू रौतेली जी का नाम छोटा नहीं है। उन्होंने 7 साल की जो लड़ाई लड़ी थी हमारी अपनी स्वतंत्रता के लिए, और वो सिर्फ एक छोटी सी उम्र, 22 साल की उम्र में वो शहीद हो गई थी। और हमारे पौड़ी के लिए तो वो गर्व की बात है कि वो हम वहाँ के हैं। वो चौंदकोट, ये तो मेरा मायका भी उधर का ही है जहाँ की वो हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा एक उपाधि भी है, उपलब्धि भी है, और बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है। कहते हैं ना कि पावर ब्रिंग्स मोर ऑफ योर कॉन्फिडेंस और मोर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसी से मैं अगर बोलूँगी, जब भी आपके पास कुछ आता है, कुछ अच्छा आता है, तो उसके साथ जिम्मेदारी ज़रूर आती है। और हम लोगों के इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बतानी चाहिए, लोगों के पास बीच में पहुँचानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा भार है अभी फ़िलहाल तो। आपने सोशल फील्ड में कब से कदम रखा है? जी हाँ, मैं इसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी। और ये सिर्फ सोशल फील्ड से रिलेटेड नहीं मुझे इस बार मिला, क्योंकि जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था, मैंने सिर्फ सोशल, जो मेरा सामाजिक क्षेत्र में जो मेरा कार्य रहा, उसी फाइल को लगाया था। जब मैंने दूसरी बार अप्लाई किया तो मैंने सामाजिक के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत जो मेरा मैं राजनीतिक वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन सामाजिक के साथ साथ जो मैंने क्षेत्र भ्रमण में लोगों के साथ किया था, काम किया थोड़ा बहुत। मैं बहुत बड़ा काम नहीं, पर बहुत छोटी उम्र है मेरी, तो बहुत छोटे छोटे काम जो मैंने किए थे उसकी फ़ाइल लगाई थी। लेकिन जब मैंने इस बार फाइल लगाई तो उसमें मैंने अपना पूरा जो मेरे बचपन से लेके अभी तक की उपलब्धियां थी, मैंने स्टेट लेवल पे मैंने एथलीट से मेरे सर्टिफिकेट्स थे, मैंने स्कूल में अपने और कॉलेज में अपने, मैंने काफ़ी एथलीटिक एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। और आई गेस इन सब में सबसे ऊपर अगर किसी को रखा गया तो उसमें मैं मार्शल आर्ट टाइकोंडो में मैं रेड बेल्ट रही हूँ। और मैंने स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल 3 बार लगातार जीता है अपने कोटद्वार में। और उसके बाद मैंने नेशनल भी खेला है, और नेशनल में मैंने एक बार रजत पदक जो होता है वो जीता था, और एक बार मैंने गोल्ड जीता था। तो ये सारे मैंने सर्टिफिकेट इस बार लगाए थे। उसके साथ साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ के प्रूफ, भले वो मेरी बचपन की फ़ोटोज़ थी, जब मैं 7th में थी, 8th में थी, 9th में, 10th में, 12th की। मैंने इंटर स्कूल और स्टेट लेवल के स्कूल से मैंने टेबल टेनिस में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, जॉइंट में मैंने, बैडमिंटन में, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में रही हूँ पहले स्कूल टाइम पे। पर कॉलेज पास होने के बाद ये चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास जिम्मेदारी होती है, आप नौकरी करते हैं। उसके बाद फिर आप मेरी शादी हुई है, मैं पौड़ी में, मतलब मेरी शादी को भी अभी 13 साल हो चुके हैं, इस साल पूरे 13 हो जाएंगे, 14वां लग जाएगा। तो उस बीच में मैंने नौकरी, जिम्मेदारी, परिवार संभाला। फिर मैं पिछले 7-8 सालों से, जब से मैं उत्तराखंड वापस आई हूँ, तब से मैं थोड़ा सामाजिक क्षेत्र में कोशिश करती रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कोशिश मैं करती रही हूँ। जैसे आपको पता होगा, पहले मैंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग ब्लॉकों में जाके स्वरोजगार के लिए मैं लोगों के साथ जुड़ी। जो हमारा जिला उद्योग केंद्र था कोटद्वार में, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग भी, मैंने ट्रेनर रही हूँ। मैंने वहाँ से 5 अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को सरकार की योजनाओं के लिए हम लोगों ने कैंप लगाए थे, जिसमें एक कैंप उस टाइम पे पौड़ी में भी था, हमारे ऑडिटोरियम में, जिसमें जिला उद्योग केंद्र के डायरेक्टर आए थे। ये शुरुआत हुई थी वहाँ से। श्रीनगर में हमने लगाया था एक कैंप, अदिति पैलेस में। हमने कोटद्वार में 2 लगाए थे, एक लाल पानी में और एक वहाँ पे। तो ऐसे 5 कैंप हमने अलग अलग क्षेत्रों में लगाए थे। उसके बाद हम लोगों के बीच में गए थे, लोगों से पूछा था
कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हुई, कुछ नहीं हुई, वो अलग विषय है, लेकिन हम कोशिश करते हैं लोगों के बीच में जाएं। वहाँ से मैंने शुरू किया था। पौड़ी में जब मैं आई तो पौड़ी के कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, कुछ मुद्दे मैंने छेड़े थे। हम यहाँ पे अपोलो को पहली बार लेके आए थे, जिसमें हमने 2 दिन का कैंप लगाया था, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया था, खासकर बच्चों को, लड़कियाँ जो हमारी किशोरियाँ हैं। हम सैनिटाइजेशन, मतलब हम मेंस्ट्रुअल के बारे में बात ही नहीं करते हैं, सैनिटरी पैड्स के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं GGIC जितने ग्रामीण स्कूल हैं वहाँ जाके मैंने लोगों को समझाया कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है आपने काम किया, आपने अगर कुछ समझाया भी है वो भी अपने आप में एक काम है। मैं बच्चों को स्कूल में जाके सिर्फ उनको एक काउंसलिंग टाइप की कि आपको आगे फ्यूचर में करियर काउंसलिंग में क्या लेना चाहिए, मैं किस फील्ड से हूँ, मैं आज भी जॉब कर रही हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और मैं इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। तो उस चीज़ से मैं जो दे सकती हूँ मैं देती हूँ। हो सकता है मैं सिर्फ बोलने से दे रही हूँ, कोई चीज़ कोई सामान के रूप में नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो मोटिवेशन भी हमारे गढ़वाल में अभी कहीं ना कहीं कमी है। हमारे पहाड़ों की जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कम है, जो मुझे लगता है अपने आप में वो भी एक कार्य होता है। और हम लोग स्वयं सहायता समूह के साथ भी मिलकर काम करते हैं, ना कि सिर्फ पौड़ी में। मैं बोलूँगी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, मैं चमोली में मैंने काम किया है, मैंने रुद्रप्रयाग में किया है, और मैंने कोटद्वार दुगड्डा ब्लॉक के साइड ये जगह किया है। अब हम लोग फोकस करें इंसिनेटर्स में। इस साल का मेरा टारगेट है कि अगले 6 महीने के अंतर्गत मैं इंसिनेटर के लिए बात करूंगी, क्योंकि इंसिनेटर का क्या है, हमारे कई क्षेत्रों में अभी सही तरह से कूड़ा डिस्पोजल नहीं होता। इंसिनेटर में जो सैनिटरी नैपकिन होता है, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन आपका डिस्पोज नहीं होता, अगर आप 200 साल भी उसको दफन करके रखोगे तो इंसिनेटर लगाए जाते हैं, उसमें आप डालेंगे वो नष्ट हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग अभी, सरकार इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है आज की डेट पे, सरकारी कार्यालय में ये बात चल रही है, लेकिन हर जगह इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि इस बार हम लोग सब मिलकर एक बार काम करें। अब तिलू रौतेली जो पुरस्कार है वो बहुत बड़ी बात है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं हम उन तक ये सूचना पहुंचाएं। होना ना होना अगली बात है, लेकिन एक सूचना पहुंचाना, एक बात करना, तो इस पर भी हम काम करेंगे। अभी तिलू रौतेली को लेके हमेशा सवाल उठते हैं कि ये राजनीतिक पकड़ वालों को लोगों को मिलता है, राजनीति में पहुंच के लोगों को मिलता है। भाई साहब, इस बात पे तो मैं शायद हंसूंगी। हो सकता है अगर ये 2 साल पहले 3 साल पहले मुझे मिलता तो लोग ज़्यादा बोल पाते, पर अभी तो फिलहाल मैं चुनाव जरूर लड़ चुकी हूँ, पर राजनीति से शायद ही मेरा कोई लेना देना पहले भी था और अभी भी है। मैं सामाजिक ज़्यादा हूँ और आज की डेट पे तो शायद ही मैं किसी, लेकिन अगर आप इस चीज़ के प्रकरण में देखेंगे, हो सकता है उनके पास एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं आई होंगी, हो सकता है मेरे से ऊंचा किसी के पास होगा लेकिन अप्लाई नहीं किया होगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो उनके पास जितनी भी उनके पास एप्लीकेशंस आई हैं, जितने लोगों ने वहाँ जाके अपना सारी चीज़ें जमा करी है, उनमें से हो सकता है मेरे कागज़ सबसे अच्छे रहे होंगे। क्योंकि मैंने जो इसका प्रकरण सुना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, ये मुझे मिला है, कल ही पता चला मुझे, ये 10 जुलाई को लास्ट डेट थी इसकी। तो जब मेरे को पता चला था तो यहाँ से 3 फाइल जाती है, यहाँ से चयनित कमेटी 3 फाइल करके देहरादून भेजती है, फिर वो कागज़ वेरीफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, तो लेकिन ये जरूर है, मुझे लगता है कि जो लोगों को अप्लाई करना चाहिए उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया। ऐसे कई लोग होंगे, और पहले भी ऐसा हुआ है कि जो सही में कर सकते थे, पहले हुआ होगा कभी जब ऑनलाइन नहीं था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं पारदर्शिता ज़्यादा बढ़ गई है, जितना मुझे पता है। जी बिल्कुल। जी साथियों, बिल्कुल बहुत सारी महिलाओं को इसके लिए चयनित किया जाता है। कोई वीरांगनाएँ जिस प्रकार से काम करती हैं पहाड़ी क्षेत्र में, बहुत सारे वर्क महिलाएं करती हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, चाहे सोशल फील्ड से रिलेटिव हो, बहुत सारी महिलाओं को दिया जाता है। किस प्रकार से प्रियंका ने जो बताया, मैंने वो आपको दिखाया भी है साथ साथ में, कि कहीं ना कहीं उन महिलाओं का साहस और बढ़ा देती है जो फील्ड में काम करती हैं। इस प्रकार के पुरस्कार, और जो लोग ऐसा काम करते हैं फील्ड में, उनको भी कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंटेशन करके रखना पड़ेगा, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं सरकार कभी ना कभी सम्मानित करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। धन्यवाद।